हाँ तो बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था सत्ता की साझेदारी। हमारी टॉपिक चल रहा था सत्ता की साझेदारी। साझेदारी के दो उदाहरण हमने देखे थे, दो देशों के उदाहरण देखे थे हमने। एक बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी देखी थी और दूसरी श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। दोनों में फर्क यह था कि बेल्जियम ने विविधताओं को समेटा, बेल्जियम में ने भाषाई आधार पर जो विभाजन था समाज में उसका सम्मान किया, और श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से श्रीलंका को गृह युद्ध झेलना पड़ा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसी चीज को कि सत्ता की साझेदारी के 5 प्रश्न कल हमने देखे थे। अब बचे हुए, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इस पार्ट में से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो अब बचे हुए टॉपिक में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अपने बोर्ड परीक्षा के लिए हैं उन प्रश्नों को अब हम देखेंगे। तो अब अगला बिंदु आता है, जैसा हमने फ्रेमवर्क में देखा था कि अगला बिंदु आता है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, या साझेदारी की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता, आपका प्रश्न यही बनता है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। 2 नंबर का प्रश्न आपका यही बनता है कि आप 2 तर्क दीजिए। बोर्ड परीक्षा में अमूमन जब 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसके 2 ही बिंदु उत्तर में हमें लिखने होते हैं। एक चीज का बोर्ड परीक्षार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में जितना उत्तर पूछा जाए उतना ही उत्तर आपको लिखना है। अनावश्यक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक आप लिखेंगे तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा उससे आपको ये लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जितने परीक्षा में जितनी चीजें पूछी गई है आप उतना ही लिखेंगे। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, तो इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। प्रश्न बनता है अपना, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। कोई 2 तर्क दीजिए, कोई 2 तर्क दीजिए। इसी प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है आपको कि यदि आपके पास देश की सत्ता को साझेदारी, यदि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा करके कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन मूल थीम प्रश्न की यह रहेगी कि साझेदारी क्यों जरूरी है। बस इस पर केंद्रित रखना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो जैसा हमने पिछले दोनों उदाहरणों में देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ने सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके अपनाए। बेल्जियम ने साझेदारी की, श्रीलंका ने नहीं की, जिसका नतीजा श्रीलंका को भुगतना पड़ा। अब इसका साधारण सा शॉर्ट सा आंसर है, इसका आंसर अगर हम लिखें प्रश्न का सत्ता में साझेदारी आवश्यक क्यों है, तो इसका सीधा सा उत्तर हम लिखेंगे कि विविधताओं को समेटना, विविधताओं का सम्मान करना, विविधताओं का सम्मान करना, इसके लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में विविध प्रकार की कल्चर होती है, विविध प्रकार की संस्कृतियां होती है। किसी भी देश में, दुनिया का हर देश किसी न किसी तरह से बटा हुआ है। जैसा भारत में तो सबसे ज्यादा विभाजन जो है वो जातीय आधार पर है। हमारा जो प्राचीन समाज है वो जातीय विभाजन से ग्रस्त है और आज भी जातिगत विभाजन हमारे समाज में मौजूद है। तो किसी देश में, जैसा हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में तमिल और सिंगली विभाजन। इसी प्रकार से बेल्जियम में देखा हमने कि वहां पर डच भाषी, फ्रेंच भाषी। भारत में हम देखते हैं तो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग प्रकार से देश में विभाजन होता है। इसके अलावा भारत तो विविधताओं का देश है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उपमहाद्वीप की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इन सारी विशेषताओं को समेटने के लिए, इन सभी विविधताओं का सम्मान करने के लिए, और किसी भी व्यक्ति को, देश के किसी भी नागरिक को ऐसा ना लगे कि ये देश मेरा नहीं है, ये शासन मेरा नहीं है, या मेरा शासन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो इन विविधताओं का सम्मान करने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। दूसरा हम बिंदु देखें कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता
के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सत्ता विकेंद्रित होगी, सत्ता में हिस्सेदारी होगी। देश का प्रत्येक नागरिक ये महसूस करेगा कि हाँ, सत्ता में या देश के शासन में मेरा कोई ना कोई योगदान है। तभी वो नागरिक देश के प्रति वफादार रहेगा और देश की शासन पद्धति, जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, वो सफलतापूर्वक संचालित होगी। इसके अलावा यदि हम तीसरा बिंदु और देखें, दो तर्क तो हमने देख लिए, आमतौर पर दो तर्क ही पूछे जाते हैं, लेकिन यदि हम तीसरा तर्क और देखना चाहें कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो हम कह सकते हैं कि देश की एकता बनाए रखने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भाषाई, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सामाजिक आधार वाले व्यक्ति को यदि सत्ता में साझेदारी मिल जाएगी या सत्ता में उसकी हिस्सेदारी होगी या उसको लगेगा कि सत्ता में मेरा कोई ना कोई योगदान है, कोई ना कोई भाग है, तो वो देश के प्रति वफादार रहेगा। देश, उसके मन में किसी प्रकार की खिन्नता या द्वेषता की भावना नहीं आएगी और देश की एकता मजबूत होगी। इसके अलावा यदि हम चौथा बिंदु और देखना चाहें कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसके लिए हम चौथा बिंदु देख सकते हैं कि सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के पोषण के लिए देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की हमारे देश में संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक विभाजन है। जैसे उदाहरण हम हमारे भारत देश की संबंध में अगर इस बारे में बात करें तो हमारे देश में जहां पश्चिमी भारत की बात करें तो वहां थार का रेगिस्तान, मरुस्थल, जिसमें तेज धूप, सर्दियों में बहुत अत्यधिक सर्दी, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी। और इसके बाद हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में चल करके देखेंगे तो बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, हिमालय पर्वत है, पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर्यटन स्थल भी पर्याप्त हैं। यदि हम वहां से नीचे चल करके देश के उत्तरी भाग से चल करके हम यदि देश के मध्य भाग की तरफ आते हैं, यहाँ उत्तरी भाग में जाते हैं तो हमें मिलेंगे पहाड़। अगर हम पश्चिमी भाग में जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेंगे मरुस्थल, मध्य भाग में जाएंगे तो हमें मिलेंगे मैदान लहलाते हुए फसलों से, और यदि हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा पठार और दोनों तरफ समुद्र पानी से भरा हुआ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। और यदि हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर पहाड़, चाय के बागान। इस प्रकार से हमारे देश की ये विविधताएं हैं, अर्थात हमारे देश में पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, पठार भी हैं, मरुस्थल भी हैं, और हर प्रकार की कल्चर मौजूद होने के कारण से इन सारी विविधताओं को पोस्ट रखने के लिए, पोषित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सतरंगी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समेटने के लिए, इनका पोषण करने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी देना आवश्यक है। ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न और पूरा हुआ कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। सत्ता में साझेदारी हमें इसलिए जरूरी है कि विविधताओं का सम्मान, देश में किसी भी प्रकार की विविधता हो उसका सम्मान हो। लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सभी की सत्ता में हिस्सेदारी होगी। लोकतंत्र, जैसा मैंने कई बार आपको पहले भी बता दिया है कि लोकतंत्र जनता का तंत्र है। जनता को, जब तक सारी जनता को यह नहीं लगेगा कि ये मेरा ही तंत्र है, तब तक ये सफल नहीं होगा। देश की एकता बनाए रखने के लिए, देश की एकता तभी बनी रहेगी जब हर आदमी खुश रहेगा देश के शासन से, और तभी शासन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक तभी खुश होगा जब उसको ये लगेगा कि देश की सत्ता में मेरी हिस्सेदारी है। सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं का पोषण करने के लिए नहीं, इनको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि सारा देश, सभी लोग, सभी नागरिक,
सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक समानता का कोई पैमाना नहीं है। हमारे एक हाथ है, हाथ तो हमारा ही है और एक ही है, इसे एक हाथ की 5 अंगुलियां भी एक जैसे नहीं होती हैं। इसलिए प्रत्येक देश में आपको विविधताएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। उन विविधताओं को अगर आप समेट लोगे तो हमारा देश या कोई भी देश आगे बढ़ेगा। अगर इसको नहीं समेटेंगे, हम उसको नजरअंदाज करेंगे, तो श्रीलंका वाली हालत होगी, गृह युद्ध होगा और देश अनिश्चितता, देश में लोकतंत्र, देश में सत्ता, देश में सरकार, देश की शासन व्यवस्था अनिश्चितताओं से भर जाएगी। तो ये हुआ अपना ये सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता। अब अगला जो प्रश्न है वो हम देखेंगे कि आधुनिक बिंदु जो हमारा है वो ये रहेगा कि आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से। सत्ता की साझेदारी आधुनिक लोकतंत्रों में कैसे की जाती है, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से। सत्ता की साझेदारी के रूप, साझेदारी के रूप। प्रश्न भी अपना यहीं से बनता है, यहीं से प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न हम देखें तो दूसरा प्रश्न बनेगा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है। आपको ज्यादा विस्तार से समझाने की इनको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यदि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें साझेदारी के जो रूप हैं उनके सिर्फ हमें नाम लिखने हैं। तो अब देखते हैं हम सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कोई भी देश सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से करता है। लोकतंत्र के संबंध में कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। प्राचीन काल में तो यह कहा जाता था कि सत्ता कोई बांटने की चीज नहीं है, सत्ता अगर एक मुट्ठी में रहेगी तो ही सत्ता चलेगी, नहीं तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है, प्राचीन काल का एक उदाहरण भी दिया जाता है। जैसे हुमायूं ने जो सत्ता है वो अपने भाइयों में बांट देती थी, अपना साम्राज्य जो है वो अपने भाइयों में बांट दिया था। उसके कारण से हुमायूं की स्थिति ये हो गई थी, उसको भारत छोड़ करके भागना पड़ा था, भारत छोड़ करके भाग गया था हुमायूं। उसके बाद हम इतिहास के टॉपिक में ज्यादा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अकबर आया था, अकबर ने वापस जीता था, फिर अकबर ने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। पहले बाबर ने स्थापित किया था, फिर बाबर के मरने के बाद हुमायूं को राजा बनाया तो हुमायूं ने अपने भाइयों में बराबर बांट दिया। तो ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि सत्ता को अगर बांट दोगे तो सत्ता नहीं रहेगी आपके हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल का लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, उसमें यदि आप सत्ता में साझेदारी नहीं दोगे तो श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी। तो अब साझेदारी के जो रूप हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला और आमतौर पर प्रचलित हम देखते हैं सत्ता में साझेदारी का रूप, वो है कि केंद्रीय जो सत्ता है उसका क्षैतिज वितरण किया जाता है। क्षैतिज वितरण, एक तो ये वितरण का मतलब बंटवारा जानते हो, क्षैतिज का मतलब जानते हो। क्षैतिज का मतलब होता है पैरेलल, अंग्रेजी में तो हम कहेंगे पैरेलल, हिंदी में कहेंगे समानांतर, और अपनी साधारण भाषा में कहते हैं, अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बराबर, बराबर के लेवल पर। या अपने ये कह सकते हैं इस शब्द का अगर अपन अर्थ देखें तो अर्थ तो हम ये देख सकते हैं इसका कि आडो बंटवारो। दूसरा होता है, दूसरा वितरण होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। और ये हो गया खड़ा, यानी ऊपर से नीचे सत्ता का वितरण, बंटवारा। अब एक खड़ा वितरण हो गया, एक आडा वितरण हो गया, खड़ा और पैरेलल। अब दोनों को हम देखेंगे। तीसरा जो सत्ता का वर्तमान में वितरण है या साझेदारी का रूप है वो है स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन, या जिसको हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, स्वशासन। ये तीसरे स्तर की सरकारें। चौथे अगर हम बिंदु के रूप में देखें तो हम ये देख सकते हैं आंदोलन, दबाव समूह है, दबाव समूह है या आंदोलन।
यह भी सत्ता में साझेदारी का एक रूप है। अब देखो साझेदारी के रूपों को हम विस्तार से देखते हैं। पहला क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण मैंने आपको बताया कि पैरेलल, समानांतर, बराबर। तो जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, हमने शुरुआत में पिछली कक्षा में बात भी की थी, केंद्र सरकार या भारत सरकार हम जिसको कहते हैं, भारत सरकार। अब भारत सरकार जो है उसके केंद्रीय शक्ति को इस प्रकार से बराबर लेवल पर बांटा गया। बराबर लेवल पर कैसे बांटा गया है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको पैरेलल रखा गया, बराबर रखा गया, ताकि इनमें से कोई भी एक दादागिरी नहीं कर सके, यानी हुकूमत नहीं कर सके, तानाशाही नहीं कर सके। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और न्यायपालिका जो है वो इन दोनों पर नियंत्रण रखती है। और न्यायपालिका जो है इसको भी कमोबेश, हालांकि नियंत्रण नहीं कह सकते हम, लेकिन इसकी जो नियुक्ति है न्यायपालिका की, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें इनका रोल होता है, इनका इशारा होता है, इनको पूछ करके किया जाता है। कुल मिलाकर ज्यादा इसको गहराई में ना जाकर के, ज्यादा गहराई में तो हम जब इसके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंध में अगले बिंदुओं में अध्ययन करेंगे तब इसकी गहराई देखेंगे, गहराई में इनको जाकर के कि ये कैसे एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। फिलहाल हमें सत्ता की साझेदारी में इतना समझना है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता की साझेदारी होती है, जिसके कारण से कोई भी एक संस्था सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। यह सत्ता का क्षैतिज वितरण है। अब ये तीनों ही संस्थाएं हैं, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेलल हैं, बराबरी हैं, बराबरी पर बांट दिया। तीन लोगों के, एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की सारी शक्तियों को तीन जगहों पर बांट दिया और तीनों जगहों को आपस में उलझा दिया कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी ना रहे, एक दूसरे पर सिर्फ नियंत्रण रखी। तो ये हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में वितरण। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम, एक अन्य नाम और भी है, वो नाम है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन कि किसी एक में ना सारी शक्तियां केंद्रित ना होकर के शक्ति कैसे रहें, संतुलित रहें। फिर आ गया ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा बिंदु आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब हो गया, जैसा मैंने आपको बताया अभी, खड़ा वितरण, ऐसे खड़े ऊपर से नीचे। तो ये केंद्र सरकार हो गई, ये राज्य सरकार हो गई, ये स्थानीय सरकार हो गई। आजकल तीसरा स्तर और हो गया सरकारों का। तो केंद्र सरकार जो पूरे देश की सरकार है, जिसमें पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाने का काम है। राज्य सरकार जिसमें किसी प्रांत, इसको प्रांतीय सरकार कहते हैं, कहीं पर कोई अन्य नाम होता है, लेकिन भारत में इसको राज्य सरकार कहा जाता है। स्थानीय सरकार प्रत्येक ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, यानी कुल मिलाकर ये स्थानीय सरकार छोटे पैमाने की, छोटे स्तर पर की सरकार है। अब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, संविधान द्वारा किया हुआ होता है। संविधान द्वारा, जैसे भारत के संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, भारत के संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में हम अगले पाठ में और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि भारत का जो संविधान है, संविधान ने केंद्र सरकार को अलग से शक्तियां दी हैं, राज्य सरकार को अलग से शक्तियां दी हैं और स्थानीय सरकारों को फिर ये तीसरा जो स्तर है ये बाद में शुरू किया गया। हालांकि पहले भी शुरू था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया था, जिसके बारे में अगले पाठ में हम विस्तार से और देखेंगे। लेकिन सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया जाता है। यही काम बेल्जियम ने भी किया था। केंद्र सरकार में तो 50-50% कर ही दिया था और इसके बाद प्रांतीय सरकारें थी, उनको संविधान के द्वारा शक्तियां देकर के पूरी तरह से स्वायत्ता प्रदान कर दी थी, ताकि केंद्र सरकार उस पर ज्यादा कोई दबाव ना डाल सके। ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, खड़ा वितरण।
सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, दो प्रकार का वितरण हो गया। तो यहां केंद्र के पास भी सत्ता है, राज्य के पास भी सत्ता है, तो सत्ता का हिस्सेदारी या बंटवारा या साझेदारी हो गई। तीसरा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब, जिसमें अभी मैंने तीसरा स्तर जो बताया था, ये स्थानीय स्वशासन। आजकल देश में विभिन्न देशों ने स्थानीय स्तर पर सरकारें गठित की हैं, जिनमें जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला आपके ग्राम स्तर पर, जिसको अपन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं और उसका मुखिया सरपंच कहलाता है। उसके बाद पंचायत समिति में प्रधान होता है और इसके पश्चात जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है। शहरी निकायों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये स्थानीय स्वशासन के द्वारा भी सत्ता में साझेदारी की गई है। सत्ता में साझेदारी स्थानीय स्वशासन के द्वारा की गई। तीसरा जो स्तर है, इसमें हालांकि और भी ज्यादा विस्तृत रूप में दिया गया है आजकल, जैसे आपके महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसमें हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण, सत्ता में या शासन में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। कई तरह के जो वंचित वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग हैं, उनको सत्ता में या शासन में शामिल करने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों में से एक है महिलाओं को आरक्षण देना। चौथा जो प्रकार है वो है दबाव समूह या आंदोलन का। आंदोलन और दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब है किसी एक प्रकार का विशेष हित रखने वाले लोगों का एक समूह होता है और ये समूह सरकार पर दबाव बनाते हैं अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए या किसी नीति में परिवर्तन के लिए। तो ज्यादातर जैसे बिजनेसमैन लोगों का समूह होता है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कर्मचारियों का जो समूह होता है, किसानों का जो समूह होता है, ये सारे दबाव समूह के रूप में काम करते हैं और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का काम भी करते हैं। अर्थात ये सत्ता में हिस्सेदारी इस प्रकार से ले लेते हैं। इसी तरह से आंदोलनों के द्वारा भी, जैसा अभी आपने कुछ ही समय पहले और लेटेस्ट बड़े पैमाने का आंदोलन आपने सुना है अखबारों के जरिए, किसान आंदोलन। अब आप ये कह सकते हैं या आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि आंदोलन के द्वारा सत्ता में साझेदारी कैसे हुई। तो सत्ता में साझेदारी हमने देखा, किसान आंदोलन, किसानों के लिए सरकार ने कोई कृषि बिल लागू किए थे। 3 कृषि बिल लागू किए थे सरकार ने। अब सरकार की मंशा ये थी कि कृषि बिलों को लागू किया जाए और सरकार अपने हिसाब से ये चाहती थी कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों को इन बिलों से या इन नियमों से, नए कृषि कानूनों से फायदा होगा। लेकिन किसानों को वो बात समझ में नहीं आई। उनको किसानों को ये लगा कि जो सरकार द्वारा लाए गए जो बिल हैं वो गलत हैं। अब ये गलत है या सही है, ये चीजें आगे की हैं, उच्च स्तर की हैं, अपने लिए इस पर बहस करना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि इन कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और लगभग 8-10 महीने तक देश के बड़े बड़े राजमार्गों को जाम करके रख दिया। किसान सड़कों पर टेंट गाड़ करके, टेंट लगा करके, तंबू लगा करके बैठ गए, वहीं पर खाना पीना सारा सिस्टम शुरू कर दिया और किसान किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि कृषि बिल आप सरकार को वापस लेने होंगे, तभी किसान सड़कों से हटेंगे। तो सरकार को मजबूर होकर के कृषि बिलों को किसानों के सम्मान में, किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए कृषि बिल वापस लेने पड़े, अर्थात कृषि बिल ड्रॉप हो गए। तो कृषि बिल ड्रॉप हो गए। कृषि बिल का मतलब है सरकार ने क्या किया था, कानून बनाया था। कानून कब बनता है, जब सरकार के पास ताकत होती है। सरकार ने सत्ता, ताकत और अपने पावर के द्वारा किसानों के लिए कानून बनाया। उस कानून को किसानों ने कहा कि नहीं चाहिए, हमें बंद करो। तो सरकार नहीं मानी तो 10 महीने तक, 8-10 महीने तक लगातार संघर्ष करके किसानों ने यह कहा कि आपको वापस लेने ही पड़ेंगे। तो सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों ने सत्ता को चैलेंज कर दिया या सत्ता में अपनी हिस्सेदारी ले ली, अपनी भागीदारी निभा दी कि सत्ता के उपयोग से, प्रयोग से आपने जो बिल बनाए थे वो गलत हैं, जबकि असली सत्ता किसमें है, जनता में। इसलिए हम जनता हैं, किसान हैं, हमें ये कानून नहीं चाहिए, आपको बंद करने होंगे। तो सरकार ने ये कानून रद्द किए, तब जाकर किसान आंदोलन समाप्त हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आम जनता आंदोलनों के द्वारा और दबाव समूह के द्वारा भी सत्ता में हिस्सेदारी लेती है।
कुल मिलाकर अपना प्रश्न बना था कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। तो हमारा प्रश्न 2 ही नंबर का है, इसलिए आमतौर पर हमें ये 4 नाम लिखने हैं। क्षितिज वितरण, क्षितिज वितरण में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि सत्ता के संतुलन के लिए, शक्ति संतुलन के लिए, सत्ता संतुलन के लिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण में आप लिखेंगे कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर या खड़ा वितरण कौन सा होता है, जब देश का संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर वितरण हुआ। और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो ग्रामीण स्तर पर और जिला स्तर पर जो शासन व्यवस्था का ढांचा तय किया गया है, उसमें भी लोग, जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सेदारी लेती है। जैसे ग्राम सभा में तो आम गांव के वार्ड के जो सभी सदस्य होते हैं उन्हीं की मीटिंग होती है, वही फैसले लेते हैं, वही चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से शासन में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है, इसके द्वारा भी सत्ता की साझेदारी की जा रही है। और दबाव समूह आंदोलन, दबाव समूह आंदोलनों का मैंने आपको किसान आंदोलन का उदाहरण देकर के बताया कि दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा भी सत्ता में साझेदारी की जाती है। इस प्रकार से आधुनिक लोकतंत्रों में वर्तमान समय में सत्ता में साझेदारी की जाती है। अब अपना दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न जो मैटर हमने पढ़ा है, अभी समझा है, उसी में से बनेगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या क्षैतिज वितरण, दोनों में से कोई भी। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण यही बिंदु है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसी में मैंने आपको अभी बताया कि शक्ति संतुलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है, देश के संविधान द्वारा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। अब इसको आप थोड़ा सा विस्तार से 4 लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। अगर क्षैतिज वितरण अकेला पूछ लिया जाता है तो आप इसको 4 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में इसको समझा सकते हैं कि सत्ता का क्षैतिज वितरण कैसे होता है। सत्ता का क्षैतिज वितरण अभी मैंने जो आपको समझाया, उसी के हिसाब से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि देश के संविधान द्वारा देश की केंद्रीय शक्ति को, केंद्रीय सत्ता को संतुलित रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाता है। तीनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी भी 3 स्थानों पर हो गई और सत्ता का असीमित उपयोग, या हम यूं कह सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग भी रुकता है इससे। बस दैट्स क्लियर, इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न आपका बनता है चौथा, वो बनता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण मैंने आपको अभी बताया था इसी बिंदु में। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब हुआ कि संविधान द्वारा केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में सत्ता का स्पष्ट वितरण या बंटवारा किया जाता है, यह सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। जैसा भारत में भारत की केंद्र सरकार, जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, उसको और राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से केंद्र संविधान में 3 सूचियां बना करके शक्तियों का वितरण, बंटवारा किया गया है, जिसमें पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची। अब इनमें शॉर्ट स्वीट आपको मैं बता देता हूं। संघ सूची का मतलब है जितने भी विषय इस सूची में लिखे हुए, इस लिस्ट में, सूची का मतलब लिस्ट होता है, और विषयों की लिस्ट बनी हुई है, कामों की लिस्ट बनी हुई है, कि जो भी काम इस सूची में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे काम कौन करेगा? केंद्र सरकार। इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। जो विषय दूसरी लिस्ट में राज्य सूची में लिखे हुए हैं, इन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची। इसमें जितने विषय लिखे हुए हैं उन सब पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं।
दोनों के कानूनों में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। अब इन तीनों के अलावा भी अगर कोई चौथा विषय आ गया जो तीनों में ही नहीं लिखा हुआ है, संविधान जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था उस समय हो सकता है कोई ऐसी चीज छूट गई हो पुराने टाइम में जो कोई चीज थी नहीं और आज है। जैसे आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, संविधान जब बना था तब ऑनलाइन थोड़ी था सिस्टम, तब लोग ऑनलाइन थोड़ी पढ़ते थे। तो अब इससे संबंधित ऐसा कोई बिंदु आ जाए, इसमें आमतौर पर हम उदाहरण देख सकते हैं कि ऑनलाइन ठगी करते ना लोग बाग, फोन करके आपके पास फोन आता है, आपका सिम कार्ड बंद हो गया है, वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार नंबर बताएं, ओटीपी बताएं और वो बताएं। अगर आप बता देते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आता है कि आपके बैंक खाते में से 20,000 रुपए उड़ गए, और फिर आपकी आंख में 400 वाट का बल्ब एक साथ जब खुलता, लो गया 20,000। फिर आप फोन करते हो, थाने में करते हो और करते हो। ये ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन ठगी का सिस्टम है, इसको साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम उस जमाने में था ही नहीं जब हमारा संविधान बना था। तो ऐसे जो विषय हैं इनको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, ध्यान रखना। किसमें रखा जाता है? अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट विषय कहते हैं इनको। इन पर कानून बनाने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। जो भी अन्य नए विषय हैं, इन तीनों के अलावा अन्य जो भी विषय हैं उन सब पर केंद्र सरकार कानून बनाने का काम करती है। तो ये 3 प्रकार की सूचियां, इन तीनों सूचियों में संविधान ने स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि भाई केंद्र सरकार ये काम करेगी, राज्य सरकार ये काम करेगी, और समवर्ती सूची में जो भी लिस्ट है उन पर राज्य और केंद्र दोनों काम करेंगे। दोनों में कोई गड़बड़ हो तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। तो इस प्रकार से संघ का मतलब केंद्र, राज्य, तो केंद्र की अलग शक्ति, राज्य की अलग शक्ति, मतलब हो गई शक्ति का बंटवारा या सत्ता का बंटवारा। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। ऊर्ध्वाधर वितरण में आप लिखेंगे कि संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से शक्तियों का वितरण किया जाता है। ये शक्तियों का या सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हुआ। दैट्स क्लियर। अब अपने पाठ की शॉर्ट, ये अपना पाठ जो है इसमें से यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। मैंने आपको 5 प्रश्न कल बताए थे, 4 प्रश्न आज बताए हैं। ये 9 प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, 100% इस पार्ट के 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा समझने और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपकी कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा होती है ना, वो आपका आईना होता है। बोर्ड परीक्षा जो है वो आपका आईना होता है। कैसे होता है? आपने देखा होगा अपने समाज में, अपने चारों तरफ जब हम देखते हैं तो कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर आए, भाई इसके 85% नंबर आ गए या 90% नंबर आ गए, तो उस बच्चे को सभी आपके आसपास के समाज के परिवार के सभी लोग ये कहेंगे हाँ इंटेलिजेंट बच्चा है, अच्छा करेगा, यानी उसका हौसला बढ़ेगा। और वो लाइफ में जहां भी जाएगा अपनी मार्कशीट दिखाएगा ना 10th की, उस पर छपे हुए 90% या 85% देखेगा ना, तो अगला ये सोचेगा कि वास्तव में इसमें दम है। और यदि हम 33% 35% लेकर के मार्कशीट घूमेंगे, मार्कशीट देखेगा 35%, अरे कोई लेने देने वाली बात को नहीं है, हटा इसको। मतलब आप एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्टेटस, अपनी मारवाड़ी भाषा में हम कहते हैं हमारी औकात तय करेगा। क्या? 10वीं की मार्कशीट, वो हमारा आईना है, वो हमारा सर्टिफिकेट है कि मेरे अंदर कितना दम है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 10वीं कक्षा में जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा नंबर लाएगा वही सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से आगे कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर अमूमन हम ये देखते हैं कि 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो आपको जीवन भर काम आएगी। जीवन भर आपका आईना, आपका सर्टिफिकेट रहेगा कि आप में कितनी क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी की वो ऑथेंटिक पहचान है, प्रमाणित पहचान है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय चक्र अनुसार निर्धारित टाइम टेबल बना करके अधिकाधिक आप पढ़ने का प्रयत्न करें। और ये जो पहला पार्ट है, इस पार्ट में आप ये 9 प्रश्न तैयार करें। आपको विद गारंटी में कह सकता हूं कि इसके अलावा इस पार्ट में से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न को सिर्फ घुमाया फिराया जाएगा। इसके अलावा इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये हमारा सत्ता की साझेदारी का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में हम देखेंगे दूसरा पार्ट।